नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धरती के उन शक्तियों की जो एक ही समय में सृजन और विनाश दोनों करती। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो की। हाल ही में इंडोनेशिया का माउंट सेमेरू फटा है। लाल तपता हुआ लावा 20 किलोमीटर तक बहा। राख का बादल 6,500 फीट की ऊंचाई तक उठा और पूरा आकाश कुछ ही मिनटों में ऐसा धुंधला हो गया कि मानो दिन में ही रात उतर आया है। पत्थर पिघल गए, लोहा पिघल गया, सड़कें मोम की तरह बह गई। लेकिन साथियों, सवाल यह नहीं है कि वोल्केनो क्यों फटते हैं। यह तो विज्ञान, भूगोल इत्यादि में आप कई बार पढ़ भी चुके हैं। सवाल यह है कि इंडोनेशिया में हर साल यह तबाही क्यों दोहराई जाती है। क्या वहां दुनिया का सबसे अधिक ज्वालामुखी मौजूद है? और क्यों पृथ्वी का एक छोटा सा देश रिंग ऑफ फायर यानी कि अग्नि वलय का सबसे खतरनाक केंद्र जो है वो बन चुका है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे घटना को विस्तार पूर्वक समझेंगे, पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बिल्कुल आसान भाषा में, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में ही आपके घर में अगर कोई स्टूडेंट हो जो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में भी पढ़ता हो, तो आप उन्हें भी इस वीडियो को जरूर दिखाएं। ज्वालामुखी का टॉपिक भूगोल का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से आप अपने घर के बच्चों को भी जो है इस टॉपिक को दिखाइए और आप खुद देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। 13 किलोमीटर तक का लावा, इंडोनेशिया में तबाही, पत्थर लोहा तक पिघला, सेमेरू वोल्केनो का कुछ तस्वीरों को भी हम दिखाएंगे और तस्वीरों को दिखाते हुए सारी बात को और देखेंगे। यह तस्वीर है साथियों समेरू की, जहां की हम चर्चा कर रहे हैं। और जब ज्वालामुखी के बारे में हम बात करें साथियों, तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी एक उबलती हुई कड़ाही की तरह है। ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, लेकिन अंदर का आग इतना तेज है कि पूरा का पूरा द्रव्य जो है वो उबल रहा है, खौल रहा है। अब इस कड़ाही के ऊपर की सतह पर मान लीजिए कि आपने टूटे फूटे प्लेट्स रख दिए, और यही प्लेट जो है ये हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स है, हमारे विवर्तनिकी प्लेट है जो कि हमारी पृथ्वी के ऊपर है। हमारा पृथ्वी साथियों बाहर से देखने में ठंडा तो दिखाई देता है, लेकिन इसके भीतर हजारों डिग्री का तापमान है, पिघला हुआ पत्थर है जिसको कि हम मैग्मा कहते हैं। और इसके ऊपर जो प्लेटें हैं वह स्थिर नहीं है। प्लेट यानी कि हम महाद्वीप की बात करें, महासागरों के बारे में बात करें तो ये स्थिर नहीं है। हर साल इन प्लेटों में 2 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक जो है वह खिसकाव देखने को मिलता है। धीरे धीरे लेकिन लगातार जो है यह प्लेटें जो है वो खिसक रही। कभी ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, तो कभी ये प्लेटें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, और कभी ये प्लेटें एक दूसरे के नीचे धंस जाती हैं। जहां जहां ये प्लेटें टकराती हैं वहां धरती के प्लेट के ऊपर दबाव पड़ता है, मैग्मा ऊपर की ओर ढकेला जाता है और उसी जगह पे धरती का ढक्कन जो है वो फटता है, जिसे हम ज्वालामुखी का उद्गार या वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इंडोनेशिया की तरफ, और इंडोनेशिया की तरफ बढ़ते हुए हम समझते हैं ये तस्वीरें हैं वहां की घटना की, और यहां से आप अंदाजा लगाइए, आप समझिए कि आप ही के आसपास में अगर इस प्रकार की घटना होती तो आपको कैसा देखने को मिलता। ठीक, वोल्केनिक इरप्शन हम 5 स्टेप में समझेंगे धीरे धीरे। कौन कौन से स्टेप में समझेंगे? सबसे पहला स्टेप समझेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स जब लड़ती हैं तब क्या होता है। दूसरा स्टेप समझेंगे कि जो मेंटल है, पृथ्वी के अंदर 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, भूपर पट्टी के नीचे जो मेंटल है, उस मेंटल से मैग्मा जब राइज करता है तो कैसा है। तीसरा स्टेप हम समझेंगे कि कैसे 1300 डिग्री सेल्सियस पर अंदर की जो भी आपका जो मैग्मा है, ठीक, वो मैग्मा कैसे लाइट हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है, उसका डेंसिटी कम हो जाता है और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ कैसे उठने लगता है। चौथे स्टेप में हम मैग्मा का बाहर की तरफ निकलना देखेंगे। हम देखेंगे किस प्रकार से मैग्मा चैम्बर जो है वो एक बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है, जिसके चलते पृथ्वी के क्रस्ट के ऊपर, पृथ्वी के भूपर पट्टी के ऊपर दरार देखने को मिलता है। और पांचवें स्टेप में हम देखेंगे कि यह मैग्मा कैसे पृथ्वी के बाहर तोड़ के चट्टानों को निकलता है, जिसको कि हम ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। और यही मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर निकल आता है तो हम इसे लावा कहते हैं। दूसरा, ये जो घटना जिस जगह पे घटी है, इस क्षेत्र को जो है हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, और ये रिंग ऑफ फायर जिसको कि हम हिंदी में अग्नि वलय कहते हैं, यह प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, इस प्रशांत महासागर के प्लेटों के ऊपर हम चर्चा करेंगे।
साथियों, आप अपने स्क्रीन पर बहुत ध्यान से देख रहे हैं, ये प्रशांत महासागर है और ये प्रशांत महासागर के प्लेट जो है वो आपको नजर आ रहा है। इधर आपको इंडिया दिख रहा है साथियों, तो ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स प्लेट है, ये आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जिसको जोड़ के हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स कहते हैं। इधर आपका यूरेशियन प्लेट्स है। विश्व का सबसे गहरा गर्त जिसको कि हम मरियाना ट्रेंच कहते हैं वो आपको यहां दिख रहा है। ठीक, ये आपको हवाई द्वीप देखने को मिल रहा है, ये आपका एलुशियन आइलैंड्स देखने को मिल रहा है। इधर नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, और ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है ना, ये सबसे ज्यादा वो क्षेत्र है जहां आपको भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार देखने को मिलते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा ये सेंसिटिव एरिया है जहां हर साल अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है। हम इंडोनेशिया की बात करेंगे, इंडोनेशिया को मैप में देखेंगे, इंडोनेशिया की ये स्थिति है, इस स्थिति के बारे में हम लोग को जो है वो चर्चा करना है। ठीक, इंडोनेशिया के बारे में हम लोग को जो है वो बात करना है। आप यहां देखिए, इंडियन ओशियन, ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स दिख रहा है, ये जावा दिख रहा है, ये आपको सुमात्रा दिख रहा है, ये बाली दिख रहा है ना। चलिए और भी आगे बढ़ते हैं, और ये हम पैसिफिक प्लेट्स के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, एक और मैप के माध्यम से हम समझा दें कि किस प्रकार से रिंग ऑफ फायर यानी कि अग्नि वलय जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। हम जिस जगह की बात कर रहे थे, ये आपका माउंट सेमेरू है, जहां ये घटना आपको देखने को मिल रही है। इसी माउंट सेमेरू में ये घटना हुई है, और आप अपने स्क्रीन पर यह इंडोनेशिया को देखिए, और इंडोनेशिया का ये माउंट सेमेरू है जहां ये घटना देखने को मिल रही है। ठीक, चलिए मैप में आपने देख लिया। अच्छा, मैप में आपने देख लिया तो अब आपको लोकेशन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि ये घटनाएं जो है वो कहां हुई। ठीक, अब इंडोनेशिया को भूगोल की भाषा में अगर हम बात करें साथियों, तो हम कह सकते हैं कि इंडोनेशिया जो है वो प्लेटों के टकराव का एक प्रयोगशाला है, और अंग्रेजी में समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि प्लेट कोलिजन लेबोरेटरी अगर किसी की बात करें तो वो क्या है, आपका इंडोनेशिया है। क्यों? क्योंकि यहां पे कई प्लेटें, कौन कौन सी प्लेटें, तो हमने अभी मैप में आपके साथ जब प्लेटों के ऊपर चर्चा किया था तो हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी प्लेटें हैं। थोड़ा सा यहां आप देख लें, यहां भारत आपको दिख रहा है, ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, इधर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के पास देखेंगे तो ये आपको ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स जो है वो आपको इस जगह पर देखने को मिल रहा है। इधर आपका यूरेशियन प्लेट है, और ये आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट है। ये सारी की सारी प्लेटें जो है वो क्या कर रही हैं, एक दूसरे से टकरा रही हैं, और वही घटना होती है जिसे विज्ञान में हम कहते हैं सबडक्शन। सबडक्शन यानी कि धसाव, यानी कि एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के नीचे खिसक जाती है। और इंडोनेशिया में इन टकराती हुई प्लेटों को जो है वो हमेशा देखा जाता है, महसूस किया जाता है, या अन्य भाषा में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इंडोनेशिया इन टकराती हुई प्लेट्स के ऊपर बैठा हुआ एक देश है, और इसलिए इंडोनेशिया में ज्वालामुखी कोई घटना नहीं है, बल्कि वो वहां की एक दिनचर्या जो है वो बन चुकी है। और इस क्षेत्र दुनिया के यह क्षेत्र जो है दुनिया के उस हिस्से में आता है जिस हिस्से को हम बार बार आपको रिंग ऑफ फायर के नाम से समझाते हैं। यानी कि दुनिया का 75 से 80% ज्वालामुखी हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। दुनिया का 90% हमें भूकंप इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है, और प्लेट एक दूसरे को ऐसे धक्का देती हैं जैसे स्टेशन पर भीड़ में आप महसूस कीजिए कि लोग एक दूसरे को ढकेल रहे हैं। समझ गए मेरी बातों को? वैसे ही ढकेल रही हैं प्लेटें। और इंडोनेशिया की ये त्रासदी, ये केवल वोल्केनो नहीं फटता है, त्रासदी ये है कि यह देश जो इसके ऊपर बसा हुआ है वो लगातार एक दूसरे से प्लेटें टकरा रही हैं, और इंडोनेशिया में वोल्केनो प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि प्राकृतिक व्यवस्था का एक हिस्सा बन चुका है। ठीक, आगे बढ़िए। हमने कहा समेरू, समेरू आपके स्क्रीन पर ये दिख रहा है, ये लोकेशन आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इस समेरू के बारे में अगर हम बात करें साथियों, तो यहां क्या हुआ, 19 नवंबर दोपहर को वही घटना हुई जिस घटना को हमने इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले आपको दिखाया था। इस सेशन को शुरुआत करने से पहले हमने आपके सामने कुछ वीडियोस दिखाए थे, जैसे ये वीडियो दिखाया था, हमने कहा था। अब इंडोनेशिया में जिस माउंट सेमेरू को हम लोगों ने मैप में देखा, उस माउंट सेमेरू में 19 तारीख को दोपहर में यह घटना देखने को मिली। एक जोरदार धमाका हुआ, राख का बादल आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 6,500 के फीट की ऊंचाई तक चला गया। आकाश कुछ ही मिनटों में जो है वो काला पड़ गया, और ऐसा लगा कि इस राख के ने सूरज को बुझा दिया है। लावा यानी पिघला हुआ पत्थर 20 किलोमीटर तक फैल गया, और गर्मी इतना ज्यादा थी कि धातु, कंक्रीट की सड़कें सब मोम की तरह जो है वो पिघलना शुरू हो गई। आइए वीडियो में हम और भी आगे देखते रहें, और देखते हुए चीजों को हम समझते हैं। कुछ वीडियोस भी हम आपको दिखाते हैं कि जब
ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो किस प्रकार की स्थिति जो है वो बन जाती है, किस प्रकार देखने को मिलता है। ये आप अपने स्क्रीन पर ये ज्वालामुखी के उद्भेदन की तस्वीर आप देख रहे हैं कि जब ज्वालामुखी फटता है तो कैसी कंडीशंस जो है वो वहां की बन जाती है। आइए कुछ और भी तस्वीर हम देखते हैं। ये दूसरी तस्वीर आप ज्वालामुखी के फटने की बात की देखिए, कुछ इस प्रकार की कंडीशंस जो है वो वहां की बनी रहती है। ठीक है, और मैं कुछ वीडियोस आपको दिखाता हूं, ये भी कुछ वीडियोस आप देखिए। देखिए किस प्रकार से ये बह रहे हैं। तो इसी प्रकार से बहने की कंडीशन जो है वो हम लोग को दिख रही थी। इसी प्रकार से जब धमाका हुआ, है ना, 20 किलोमीटर तक लावा जो है फैलने लगा। गर्मी इतना ज्यादा था कि हमने कहा कि धातु, कंक्रीट, सड़कें सब मोम की तरह जो है वो क्या होने लगी, सब मोम की तरह पिघल गई। आइए कुछ और भी देखते हैं। ये स्थिति आप देख रहे हैं, ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिले। ठीक, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो फ्लो हो रहा है, इस फ्लो को हम कहते हैं पायरोक्लास्टिक फ्लो। क्या कहते हैं? पायरोक्लास्टिक फ्लो। अब आपके दिमाग में होगा कि पायरोक्लास्टिक फ्लो क्या होता है। साथियों, राख हो गया, गैस हो गया, पत्थर हो गया, ठीक, ये ऐसा लगेगा कि एक आग का तूफान चल रहा है और इस आग की तूफान की गति 100 किलोमीटर से लेकर उससे भी ऊपर आप समझ लीजिए कि 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और तापमान इतना ज्यादा होता है, इंसान हो, पेड़ हो, जानवर हो, पत्थर हो, सब सेकेंडों में जो है वो क्या हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। इंडोनेशिया के सेमेरू में क्या हुआ कि गांव अंधेरे में डूब गया। हवा में चारों तरफ सल्फर के तीखे गंध फैल गए। लोगों को 13 से 15 किलोमीटर तक दूर हटाया गया। कई पुल और सड़कें लावा की मोटी परतों के नीचे दफन हो गए। स्थिति इतनी गंभीर थी कि सरकार ने इस क्षेत्र में लेवल 4 का अलर्ट जारी कर दिया और यह वोल्केनो अलर्ट सबसे ऊंचा और सबसे खतरनाक स्तर था। साथियों, सुमेरु ऐसा वोल्केनो नहीं है जो 10-20 साल में एक बार फटे। यह उन वोल्केनो में से, या सक्रिय ज्वालामुखी में से, एक्टिव वोल्केनो में से है जो साल में सैकड़ों बार जो है वो फटता है। सिर्फ हम इस साल की बात करें, 2025 की अगर हम बात करें, तो सेमेरू में 2800 से अधिक बार ज्वालामुखी फट चुका है। मोटा मोटी 3000 बार ज्वालामुखी फट चुका है। यानी कि एक ऐसा वोल्केनो जो सोता नहीं है, बस कभी तेज हो जाता है, कभी धीमा हो जाता है, यानी कि लगातार सांस ले रहा है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ज्वालामुखी बनता कैसे है, ज्वालामुखी बनने की प्रक्रिया क्या है, उसको हम समझते हैं। साथियों, ज्वालामुखी के बारे में अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी को हमने कहा कि हम इसको 5 स्टेप में आगे चलकर एक एक करके हम समझेंगे कि ज्वालामुखी बनता कैसे है, ज्वालामुखी बनने की प्रक्रिया क्या है, एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे। ठीक, तो इसको समझने के लिए एक मैं आपके स्क्रीन पर एक मैप ला देता हूं, जिससे कि इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा और समझने आसान तो हो ही जाएगा, जिससे कि आपको ध्यान भी रहेगा। ठीक, तो चलिए हम बात कर रहे हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस मैप को बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इधर आपको कुछ ही उठा उठा दिख रहा है, इसको हम प्लेट नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, दूसरा आप देख रहे हैं कि यहां आपको एक दिख रहा है, एक प्लेट जो कि थोड़ा सा ऐसा सीधा दिख रहा है, इसको हम प्लेट नंबर 2 मान लेते हैं और इसको हम प्लेट नंबर 3 मानते हैं। ठीक, हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी प्लेटें हैं, कुछ बड़ी कुछ छोटी। जैसे कि अगर बड़ी प्लेटों की बात करें तो इसकी संख्या 16 के आसपास है, जैसे कि आप इस मैप में देखिए। ठीक, माफ कीजिएगा, 7 के आसपास जो है वो 7 मेजर प्लेट्स हैं, 7 है, 16 नहीं। ठीक, और ये जितनी भी प्लेटें आपको दिख रही हैं, ये प्लेटें हर साल 2 से 10 सेंटीमीटर तक चलती हैं। यानी कि ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से आपके हाथ में यह नाखून बढ़ रहे हैं, वैसे ही प्लेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक, अब ये प्लेटें जो है वो बढ़ रही हैं, तो बढ़ेंगी तो टकराएंगी। ठीक, तो प्लेटें क्या होती हैं जब टकराती हैं, ठीक, जहां दो प्लेटें आपस में मिल रही हैं तो क्या होगा, टकराएंगी, और टकराकर कुछ प्लेटें जो कि भारी प्लेटें होती हैं वो हल्की प्लेटों के नीचे धंस जाती, सबडक्ट कर जाती। और इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम भूवैज्ञानिक की भाषा में बात करें तो इसे हम एसिलेटर कहते हैं। यानी कि ऊपर की प्लेटें जो हैं वह नीचे की तरफ चली जाती है, और नीचे जब चली जाती है तो ऊपर की प्लेटों के द्वारा जो है वह नीचे वाली प्लेटें को दबा दी जाती है। ठीक, अब जब प्लेट पृथ्वी के गर्भ मेंटल तक पहुंचती है, ठीक, यानी कि अगर प्लेट जब पृथ्वी में नीचे जब पहुंची तो नीचे मेंटल, वहां का तापमान जो है वो क्या होता है, वहां का तापमान बहुत हाई होता है। अब यहां आप ध्यान से देखिए,
एक प्लेट दिखा, ये प्लेट दिखा, ये प्लेट 3 दिखा। अब ये प्लेट मूव कर रही है, लड़ रही है और लड़ने के बाद क्या हो रही है, टकराने के बाद ये प्लेट नीचे की तरफ धँस रही है। अब धँस रही है तो इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ का तापमान जो है वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा है। तापमान भी ज़्यादा है और प्रेशर भी हाई है, यानी कि उच्च दबाव का क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र में जब कोई पदार्थ पहुँचता है तो वो पदार्थ धीरे-धीरे पिघलने लगता है और यही पिघला हुआ पदार्थ जो है इसको हम क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ठीक। अब मैग्मा क्या होता है कि अपने आसपास की जो भी चट्टानें हैं, इन चट्टानों की तुलना में जो है वो मैग्मा हल्का होता है और जब हल्का होता है तो चूंकि तुलना में हल्का होता है, डेंसिटी यानी कि घनत्व कम होता है, तो धीरे धीरे ये रास्ता ढूंढता है, एक सुराग ढूंढता है जिससे कि पृथ्वी से बाहर आने का प्रयास करता है, ऊपर की तरफ आने लगता है। वैसे ही जैसे कि हवा जब गर्म होता है तो आप जानते हो कि आसपास के ठंडी हवा के तुलना में जब कोई भी हवा गर्म होगी तो वो क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठने लगेगी। ठीक। तो जब मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है तो मैग्मा कहां ऊपर तक उठेगा, तो पृथ्वी की सतह तक ऊपर तक पहुंचेगा। ठीक। और पृथ्वी की सतह पर उठेगा तो वो देखेगा कि कहां दरार है। ठीक। उन दरारों के माध्यम से जो है वो पृथ्वी को फाड़ कर बाहर की तरफ आता है और यही जब बाहर आ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम लावा कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के अंदर हम उसको मैग्मा कह रहे हैं और पृथ्वी के बाहर उसी को हम लावा कहते हैं। और यही लावा जब पृथ्वी के बाहर आता है तो जमकर जो है वो क्या करता है, एक ज्वालामुखी आकार बन जाता है और यही प्रक्रिया इंडोनेशिया में हमें देखने को मिल रही है। अब इंडोनेशिया में यह प्रक्रिया क्यों देखने को मिल रही है, इंडोनेशिया में ऐसा क्या हो रहा है। ठीक। तो इंडोनेशिया के बारे में हमने कहा, आप इस क्षेत्र को फिर से देखिए। इंडोनेशिया के बारे में हमने कहा कि इंडोनेशिया जो है वो दो प्लेटों के टकराव वाली स्थिति में है। कौन-कौन सी प्लेट, तो एक तरफ इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स है और दूसरे तरफ की अगर हम बात करें तो दूसरे तरफ हमें कौन सा प्लेट दिख रहा है, तो हमें यूरेशियन प्लेट जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स, मैं प्लेट्स आपके सामने पहले ला देता हूं फिर जिससे कि यह टॉपिक समझना और आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए हम यहां आ जाते हैं, इसको देखिए। हमने कहा कि एक तरफ इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कि ये पूरा का पूरा प्लेट आपको दिख रहा है और दूसरे तरफ ये आपको यूरेशियन प्लेट देखने को मिल रहा है। ठीक। तो यूरेशियन प्लेट के नीचे जब इंडियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेटें जो सबडक्ट कर रही हैं, धंस रही हैं, तो यही आपका बन जाता है सबडक्शन जोन जो कि इंडोनेशिया के क्षेत्र में है। ठीक। और यही क्षेत्र जो है वह दुनिया का सबसे सक्रिय वॉल्केनिक बेल्ट है, रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। इसलिए इंडोनेशिया में ये वॉल्केनिक घटना जो है यह आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि प्लेट टेक्टोनिक, प्लेटों के विवर्तन का एक सीधा परिणाम है। ठीक। अब कितने प्रकार के वॉल्केनिक्स घटनाएं होती हैं, ज्वालामुखी की जो घटनाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, इसके लिए भी मैं आपको एक मैप दिखा देता हूं और उस मैप से जो है वो हम क्या करते हैं, बात करते हैं। आपके स्क्रीन पर साथियों ये तस्वीर दिख रही है, 4 प्रकार की तस्वीर दिख रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको ये शील्ड वॉल्केनो दिख रहा है, जिसको कि हम अगर बात करें तो सबसे चौड़ा और सबसे बड़ा और शांत वॉल्केनो है और इसका शेप अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ढाल जैसा दिख रहा होगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि युद्ध भूमि में तलवार के साथ कोई ढाल लेकर खड़ा है। ठीक। अब इसकी स्थिति इसलिए होती है क्योंकि यहाँ जो लावा आता है उसमें सिलिका की मात्रा बहुत कम होती है और सिलिका की मात्रा कम होने के चलते जो है यह बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है तो दूर तक फैलता है। बसाल्टिक लावा होता है ये। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा अगर देखें तो ये आपको कंपोजिट वोल्केनो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। इसे हम स्ट्रेटो वोल्केनो भी कहते हैं। स्ट्रेटो का मतलब होता है पर। ठीक है। इसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, इसमें लावा जो है वो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आपका गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। तो ये बहुत खतरनाक कैटेगरी में हम इसको गिनते हैं। तीसरा यहां देख रहे हैं आप सिंडर वोल्केनो, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। सिंडर वोल्केनो के बारे में बात करें तो ये छोटे से कोन की तरह होता है। ठीक है। बहुत छोटी ढलान होती है इसमें, एक कोन यानी कि शंकु की तरह होगा और ये जब फटता है तो आग का गोला, राख, छोटे पत्थर ये सब उछल के चले आते हैं। ज्यादा लंबे समय तक जो है ये कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलती है। और चौथा आप लावा डोम देख रहे हैं। डोम यानी कि गुंबद के आकार की आकृति आपको देखने को मिलती है। जैसे दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ने के साथ ये ब्लास्ट हो जाता है। इसमें जो लावा होता है वो बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है, दूर तक नहीं बहता है। इसलिए जब लावा के मुख से यानी कि वेंट से बाहर, क्रेटर के बाहर जब ये निकलता है तो चारों तरफ जो है वो क्या करता है, जम जाता है। ठीक। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा, तस्वीरों में हमने देखा कि 4 प्रकार के मुख्य ज्वालामुखी हमें देखने को मिलता है।
ठीक। अब ये जो लावा है वो लावा है क्या? साथियों, लावा और कुछ नहीं है, ये पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पत्थर है। जब पृथ्वी के अंदर का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक हो जाता है, तब यही पत्थर जो है वो पिघलकर पानी की तरह बहने लगता है। घर, सड़कें, जंगल जो भी होता है वो सबको जो है ये पिघला देता है, सबको जो है जला देता है। बहाव धीमा होता है, लेकिन रास्ते में जो भी आए उसे क्या करता है, खत्म कर देता है। जैसे कि हमने पारिस्टिक फ्लो के बारे में बात किया, तो पारिस्टिक फ्लो हमने कहा कि तापमान 1000 के आसपास रहता है। गति के बारे में हमने कहा कि 100 से लेकर 300 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो है बढ़ता है। ठीक। इसमें राख निकलता है। जो यहां से राख निकलता है, उस राखों की अगर हम बात करें तो वो फसलों को बर्बाद कर देता है, सांस की समस्या हो जाती है। जो विमान, हवाई जहाज जो आसमान में उड़ते हैं, उनके इंजन जो है बंद हो जाते हैं। अच्छा, जो यहां से गैस निकलता है वो बहुत खतरनाक गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, और ये सारी गैसें जो है वो जलन करती हैं। आंखों में जलन होगा, सांस रुकेगा, दम घुटेगा, तो इस प्रकार की जो है वो समस्या आएंगी। ठीक है, तो ये समस्या हम देख रहे हैं। दूसरा, ये जो वॉल्केनो जब बाहर की तरफ निकलते हैं, तो राख जब निकलते हैं तो राख में जो कण होते हैं धुल के, वो आपस में जो है वो क्या करते हैं, टकराते हैं। टकराते हैं तो वॉल्केनिक लाइटिंग होता है। ऐसा होता है कि बिजली चमक रही है ना? तो बिजली गिरने का बहुत ज्यादा खतरा होता है, और आसपास में जो आपके फॉरेस्ट होंगे, जो जंगल होंगे, उसमें आग लेने की समस्या होगी। अब वोल्केनो के बारे में और भी अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक की समस्या, यानी कि भूकंप आएगा। जब भी ज्वालामुखी आएगी तो आप मान के चलिए भूकंप आएगा। जब ज्वालामुखी अगर समुद्र के क्षेत्र में आएगी तो मान के चलिए कि सुनामी आने का भी खतरा है। लेकिन इस वोल्केनो के बारे में हमने समस्याओं को तो लेकर बात किया, लेकिन कभी कभी ये वोल्केनो जो है वो क्या होता है, आपका फायदेमंद भी होगा। अब आप कहेंगे कि भाई साहब इसमें फायदा क्या है? तो वोल्केनो के फायदे के बारे में अगर हम चर्चा करें साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वोल्केनो के बाद की घटना दिख रही है, पृथ्वी के ऊपर अलग अलग प्रकार की आकृतियां आपको देखने को मिल रही है। ठीक। लेकिन वोल्केनो के फायदे के बारे में बात करें तो साथियों, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, तो जिस जगह पर हुआ वहां की जो मिट्टी होती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी उद्भेदन के बाद जो राख निकलता है, उस राख में फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, और भरपूर मात्रा में होने के चलते उस भूमि पर धान, गन्ना, कॉफी, कोको, ये सबकी पैदावार कई गुना बढ़ जाती है। और इसीलिए इंडोनेशिया, जावा आइलैंड जो है वो दुनिया के सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक क्षेत्र है। यहाँ का किसान वर्ष भर में अगर हम बात करें तो 3 से 4 प्रकार के फसल जो है वो उगा लेता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी जो है वो क्या करता है, एक प्राकृतिक उर्वरक का काम करता है। अच्छा, जब भी ज्वालामुखी फटेगा, ठीक, तो लावा जब ठंडा होगा तो नई चट्टान बनाएगा, नई भूमि बनाएगा। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि हमने हवाई आइलैंड्स के बारे में बात किया था, जो कि हवाई आइलैंड्स को हमने प्रशांत महासागर में देखा था। वहां भी ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। अब एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन वहां बार बार उद्भेदन होने के कारण उस आइलैंड के चारों तरफ 40 से 50 एकड़ की भूमि जो है वो बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं इससे भूमि बढ़ भी रहा है। अच्छा, उद्भेदन होगा वोल्केनो से, ज्वालामुखी से, तो धरती के अंदर के जो भी खनिज वो बाहर की तरफ आएंगे। तो सोना, चांदी, तांबा, जिंक, निकल जैसे जो है वो खदान बहुत ज्यादा बन जाएंगे। तो दुनिया में सबसे बड़ा कॉपर का बेल्ट जो है वो हमें उसी क्षेत्र में दिखेगा जहां ज्वालामुखी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीचे से तापीय ऊर्जा निकल रही है। तो तापीय ऊर्जा की बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल सोर्स है। ठीक, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, टरबाइन, बिजली, ये सब चला सकते हैं। जैसे कि विश्व में अगर हम बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, फिलीपींस की बात करें, आइसलैंड की बात करें, तो इन सारे क्षेत्रों में जियोथर्मल एनर्जी से जो है वो क्या किया जा रहा है, बिजली बनाया जा रहा है। अच्छा, हमने कहा गैसेस निकलेंगी, तो गैसेस कौन सी निकलेंगी, तो हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेंगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से पौधे जो है वो क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करेंगे। तो वोल्केनो के द्वारा जो है वो क्या है कि वोल्केनो कंट्रोल तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का भी उत्सर्जन करता है। तो ये भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम। अच्छा, वोल्केनो के बारे में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सुनकर आपको अजीब लगेगा, है ना, कि वोल्केनो जो है वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल कूलिंग करने में सहायक होता है। आप कहेंगे ग्लोबल कूलिंग करने में सहायक होता है, ये कैसे? साथियों, जब बहुत बड़ा ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें से जो सल्फर निकलते हैं, तो वो सल्फर हमारे स्ट्रेटोस्फीयर तक चले जाते हैं।
और सूर्य की गर्मी को जो है वो आपके आसमान में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इससे ग्लोबल टेम्परेचर कुछ वर्षों तक जो है कम हो जाता है। जैसे कि सन 1991 की अगर हम बात करें तो सन 1991 में एक ग्लोबल इरप्शन हुआ था जिसको कि हम पीना टूबो इरप्शन कहते हैं। उस समय जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस की जो है वो कमी आई थी। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म जो है वह नेचुरल एसी मोड का भी काम करता है। तो ज्वालामुखी के बारे में हमने चर्चा किया और ज्वालामुखी की चर्चा करने में हमने देखा कि ज्वालामुखी हमारे लिए किस प्रकार से घातक है और ज्वालामुखी के हमारे लिए फायदे भी हमने देखे। तो अंततः हम यही समझ सकते हैं साथियों कि ज्वालामुखी सिर्फ विनाश की कहानी नहीं, ये धरती को एक नया आकार देती है, ये नई जमीन बनाती है, उपजाऊ मिट्टी देती है, खनिज देती है और ऊर्जा का एक अनोखा स्रोत भी बनाती है। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के साथ सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, इस शक्ति को समझना, इसकी चेतावनियों को पढ़ना, लोगों को तैयार करना और सही समय पर लोगों को वहां से हटा देना। यही किसी समाज और किसी सरकार दोनों की असली परीक्षा है। और इसी समझ के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको वीडियो ये बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक लगा होगा। तो फिर से मैं आपको कहता हूं, वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है इस वीडियो को पहुंचाएं, लाइक कीजिए, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं और घर में क्लास 6 के बाद जो भी बच्चे हो 6, 7, 8, 9, 10 ऊपर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें यह वीडियो आप अवश्य दिखाएं। भारत के किस कोने से आप हमसे जुड़े हैं ये भी कमेंट करके बताएं। भारत के बाहर से भी देख रहे हैं तो भी कमेंट करके बताएं। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।